छत्तीसगढ़ के बस्तर के जंगल कई कहानियों को अपने भीतर छुपाए हुए हैं। कुछ खामोश, कुछ लहूलुहान और कुछ अब टूटती हुई। इन्हीं जंगलों की एक परत से हाल ही में एक बड़ी खबर आई, जब 208 नक्सलियों ने एक साथ सरकार के सामने अपने हथियार डाल दिए। इन 208 नक्सलियों में एक नाम है भास्कर का। भास्कर का नाम उस हिंसक आंदोलन की धड़कनों में शामिल रहा जिसने दशकों तक राज्य को चुनौती दी और अपने हथियारबंद आंदोलन को जनयुद्ध कहकर न्याय की एक अलग परिभाषा गढ़ने की कोशिश की। जरूरी बात में आपका स्वागत है। जब एक बड़ा नक्सली नेता हथियार छोड़ता है तो सवाल सिर्फ उसके फैसले का नहीं होता, वो सवाल बन जाता है पूरे आंदोलन के भीतर चल रही उथल पुथल का, उस वैचारिक जंग के टूटते विश्वास का जिसे कभी उसने आत्मा की गहराइयों से स्वीकार किया था। आत्मसमर्पण से पहले हमारे सहयोगी अंकुर तिवारी ने भास्कर से एक लंबी, गहन और अक्सर असहज कर देने वाली बातचीत की। ये सिर्फ एक भूतपूर्व नक्सली का इंटरव्यू नहीं था, ये एक ऐसे इंसान की आत्मकथा थी जो कभी इस कथित क्रांति का सिपाही था, लेकिन अब उसी क्रांति पर सवाल उठ रहा है। भास्कर ने बताया कि कैसे वो एक साधारण आदिवासी लड़का था जिसकी जिंदगी में पहले जमीन की लड़ाई आई, फिर बंदूक, फिर संगठन, फिर जंगल और अंत में एक गहरी थकान। उसने उन बातों पर भी रोशनी डाली जो अक्सर पर्दे के पीछे छिपी रह जाती है। संगठन के अंदर का नियंत्रण, वैचारिक दरारें और सबसे अहम, आम आदिवासी की खामोश तकलीफ। इस बातचीत के जरिए हम सिर्फ भास्कर को नहीं बल्कि उस पूरे आंदोलन को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी बदलाव की उम्मीद लेकर आया था, लेकिन वक्त के साथ अपने ही वजन से लड़खड़ाने लगा। ये कहानी है एक सोच की, एक व्यवस्था की और उस इंसान की जिसने दोनों के बीच पिसते हुए आखिरकार रास्ता बदलने की हिम्मत की। दादा, आप कैसे माओवादी बने? आप थोड़ा एक पीछे याद कीजिए, जब आप घर में रहे होंगे, जिस तरह से आज हम किसी के घर में बैठे हैं, तो इसी तरह से आप घर में रहे होंगे अपने। क्या करते थे आप? कैसे अचानक आप माओवादी बन गए? वो कौन सी बात थी जिसकी वजह से आप माओवादी बने? मैं गरीब परिवार में जन्म लिया, मतलब हम लोग मजदूरी करके और कुछ थोड़ा बहुत खेती है, वो खेती काम करते ही जी रहे थे। हमारा गांव में सामंतवादी लोग है और वो सामंतवादी लोग किसान लोगों को, गरीब किसान लोगों को बहुत मतलब शोषण और शारीरिक हिसाब से शोषण और श्रम के हिसाब में शोषण और उनके ऊपर जुल्म, ये सब देख के मुझे लगा अरे ये शोषण क्यों, ये तो मतलब ठीक नहीं है ना, वो गरीब लोग हैं, इसीलिए ये शोषण को हटाना है करके मेरे दिल में लगा। तब हमारा गांव में रेडिकल संगठन काम करते थे, रैत कुली संगठन भी काम करते थे। ये उन लोगों का विचार, उन लोगों का काम देख के मेरा मन लगा, तब मैं रेडिकल संगठन में जाना है। उस समय पीपुल्स वार, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी पीपुल्स मार्क्सवाद लेनिनवाद पीपुल्स वार करके पार्टी था। वो पार्टी के हिसाब से हम लोग वो सिद्धांत को समझ के वो पार्टी में आए। फिर ऐसे हुआ कभी कि आपको जेल जाना पड़ा, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया? मुझे कभी, मैं 17 साल उम्र में 10वीं पढ़ते समय ही पार्टी में आए हैं
और जेल नहीं गए, कभी पुलिस पकड़ नहीं पाई आपको? उनको भी नहीं पकड़। 90 में मैं पार्टी में आई हैं, जी। और 90 से अभी तक मैं पार्टी में। तो जब आप आए तब कौन कौन था परिवार में? मेरा परिवार में माँ है और पापा है और 2 भाई लोग हैं, मैं मंझला हूँ। और वो बात क्या और करते हैं? हैं? क्या करते हैं, क्या काम करते हैं? वो भाई लोग किसान काम, एक साथी ने कपड़ा बेचना वो काम करते थे, और 2 दीदी लोग है, वो दीदी लोग किसान काम बीड़ी बीड़ी बनाते। बीड़ी काम करते थे। लेकिन अक्सर ये कहा जाता है कि माओवादी और माओवादियों के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और बड़े बड़े महानगरों में रहते हैं। हाँ, जो लेवी का पैसा वसूला जाता है, उस लेवी के पैसे से बहुत धन है इनके पास करके अमीर हैं बोला जाता है। ये झूठ है प्रचार, मतलब क्योंकि ये मतलब हमारा ज़िंदगी के बारे में फील्ड में जाके देख के बात करने से वो ठीक रहता है, लेकिन मतलब बिना देखे बिना जांच किए वो बात करने से ये अमीर है, ये विदेशी में पढ़ता है करके वो ठीक नहीं है ना। फील्ड में जाके देखना है और समझना है। वो मीडिया में ऐसी अफवाह भी फैला रहे हैं और शासन भी, सरकार भी ऐसी मतलब झूठा प्रचार करने के लिए वो भी मौका दे रही। और जो क्रांति की पाठशाला है जिसमें आप लोग लड़के लड़कियों को तैयार करते हैं गुरिल्ला दलों में, तो ये इतने कमज़ोर कैसे हो गए कि ये आज सरकार में शामिल होकर जो है पुलिस में भर्ती हो रहे हैं? और लगातार सबसे अधिक नुकसान किसी से हुआ है आप लोगों को तो उन्हीं लोगों से हुआ है, चाहे वो बसवराजू के घाट जो सरेंडर किए उसके बाद ये मुठभेड़ हुई, या कहीं भी लोग सरेंडर जो कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा माओवादियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मानिए जो आपकी पार्टी है उसको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये आप लोग की ट्रेनिंग में ऐसी कौन सी चूक हो गई जो जो आप संभाल नहीं पाए पूरी पार्टी? हम लोग सोच रहे हैं कि मतलब पार्टी से कुछ मतलब राजनीतिक चेतना जो शिक्षा देने का था वो नहीं दे पाई, क्योंकि हम लोग जो भर्ती किए साथी लोगों को, हम 3 किस्म का लोगों को भर्ती करने का था। कुछ छात्र संगठन से, छात्र लोगों से, कुछ मजदूरों से और कुछ आदिवासी किसानों से, ऐसा हम लोग रिक्रूट करने से और पार्टी का जो राजनीतिक चेतना के साथ मतलब वाद विवाद मुद्दे पे और वर्तमान परिस्थिति क्या है, हम लोग क्या निर्णय लेना है और हम लोग क्या गलती कर रहे हैं, सोच के वाद विवाद चर्चा करके और सही रास्ता में ले जाना है। और कैडर को भी वो शिक्षा मतलब अच्छा सोचने का लायक और मेहनत करके काम करने का जो लायक चेतना सिखाना है वो नहीं सीखा पाए, चूक हो गई। भर्ती किए अभी सलवा जुडुम के समय में जो बहुत सारे साथी लोग आए हैं, लेकिन आने के बाद एक सैनिक के हिसाब में हम लोग प्रशिक्षण दिए, लेकिन उनको राजनीतिक शिक्षा जो देने का है मतलब पार्टी का लाइन और वर्तमान का परिस्थिति को जोड़ के फिर अपना दाव पेच कैसे बदलना है, इसी मुद्दे पर इस मुद्दे पे चर्चा करना, ऐसा चर्चा हो जाएगा
तो तब आदमी का सोच बढ़ेगा, चेतना बढ़ेगा और राजनीति के साथ वो मजबूत होता है। ये नहीं हो, हम लोग ये नहीं कर पाए, इसीलिए आए तो उनको वो शिक्षा नहीं दे पाई। और नेतृत्व का ये कमजोरी है। तो नेतृत्व की ही मैं बात कर रहा हूँ कि बसव राजू के महासचिव बनने के बाद ये कहा जाता है कि माओवादी हिंसा में बढ़ोतरी हुई और माओवादियों का जो पूरा संगठन है ये बसव राजू के महासचिव बनते ही हथियारों के बल पर अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने की ओर गया। हाँ, तो ये आप इस बात को मानते हैं कि ऐसा हुआ कि हिंसा बढ़ी बसव राजू के संभालने के बाद और माओवादियों ने सिर्फ हथियार पे जोर दिया? नहीं नहीं नहीं, वो गलत है। हम लोग अभी दंडकारण्यम का एक उदाहरण, हम लोग 2010 से पार्टी में चर्चा चल रही, क्या है पार्टी मतलब कमजोर होते जा रही करके, और 13 में पूरा ऑल इंडिया में पार्टी पीछे हट गई करके सीसी ने पहचाने। क्यों? मैंने अपना जो ढाव पेंच है वर्तमान परिस्थिति को जो जोड़ने का था वो नहीं जोड़ पाई, और अभी जो बसवराज दादा जो सैनिक कार्य में बढ़ोतरी आए हैं इसीलिए ये कमजोरी हो गई करके वो नहीं है। हम लोग जो डाव पेंच बनाने का था वर्तमान परिस्थिति को जोड़ के वो नहीं कर पाए, इसीलिए हमारा ये इतना ये कठिन परिस्थिति में हम लोग आए हैं। और बसवराज दादा का सैनिक हिसाब से हम लोग कमजोर वैसा नहीं है, वो जो बोलने का था वो सही नहीं है। और एक जो महत्वपूर्ण बात है, आज आप लोग सरकार के सामने अस्थायी रूप से हथियार त्याग के, यानी ये हथियार जो आपके पास हैं, जितने लोग आप हैं, हथियार सरकार को सौंप देंगे और हथियार त्याग देंगे और फिर शांतिपूर्ण जो आपकी लड़ाई है, जो आपने रास्ता अपनाने की बात कही है, उस पे आप चाहेंगे। लेकिन इस बीच जो आदिवासी मारे गए, खासकर बस्तर में मारे गए, झारखंड में मारे गए, मुखबिर के नाम पे जो हत्याएं हुई हैं और इतने आदिवासी युवा युवती मारे गए हैं, आपके पार्टी में रहते हुए लोग लड़ते हुए मारे गए, जेल में हैं लोग, पुलिस मतलब माओवादी के सहयोगी के नाम पे हैं या माओवादी के नाम पे हैं। हाँ, खासकर इसमें बड़ी संख्या आदिवासी युवक युवतियों की है और ऐसे लोग भी हैं जिनका माओवादियों से कोई संबंध नहीं था और वो आज जेल में सड़ रहे हैं। तो इनका फिर क्या होगा दादा? इनका क्या होगा? जो आपके पीछे आदिवासी छूट जाएंगे इन जंगलों में, उनका क्या होगा? क्या जो बच जाएंगे माओवादी, जो सरेंडर नहीं करेंगे, जो हथियार नहीं त्यागेंगे, वो क्या उनको उसी तरीके से मारते रहेंगे जैसे अब तक चलते आया है? हम लोग पार्टी में एक चर्चा है, मतलब आदिवासियों को नहीं मारना है, पहले उनको चेतना मतलब राजनीतिक हिसाब से उनको समझाना है। मतलब सरकार जो रवैया मतलब मुखबिरी का जो रवैया अपना रही और ये क्यों कर रही हैं सरकार, आपसी में अपन कौन नुकसान हो रहे हैं? हम ये माओवादी पार्टी में भी आदिवासी लोग हैं और जो बाहर मुखबिर के शक में जो मर रहे हैं वो आदिवासी के बीच में मतलब झगड़ा मतलब ये मतलब मारने का ये जो कौन ये झगड़ा करवा रहा है? सरकार ने करवा रही है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि माओवादियों ने बंदूक उठाया और इसी वजह से ये हिंसा चालू हुई है। नहीं, सरकार अभी देखिए ना, हम लोग बहुत सारे उदाहरण बता सकते हैं। मुझे समझाइए, मैं अगर एक आम शहरी हूँ
और मैं इस चीज़ को समझना चाहता हूँ कि कैसे इसमें पूरी गलती माओवादियों की नहीं है कि आदिवासी मारे जा रहे हैं दोनों तरफ से या दोनों के हाथ हो, और मुझे ये समझाइए कि सरकार कैसे इसमें जिम्मेदार है। मतलब सरकार अभी देखिए कुछ ग्रामीण लोगों को पैसा लालच दे रही, हम्म, पैसा लालच दे के तुम मुखबिरी काम करना, हम्म, अगर मुखबिरी काम नहीं करोगे तो तुमको अंदर करेंगे, ऐसा डरा रही। तब क्या है, बोला बोला आदिवासी है, डर के कारण हाँ बोल रहे। तब वो जाके हम लोग जब वो उसके सामने दिखे हैं तो समाचार दे रहे। समाचार देने से हमारे साथी लोग मतलब मार रहे, मतलब पुलिस वाले आके समाचार के आधार पर आके एनकाउंटर कर रही, कुछ साथी लोग मर रही। तब ये समाचार कौन दिया करके हम लोग छानबीन कर रहे हैं, बाद में पता चल रही। फिर हमारा साथी लोग, इतना साथी लोग शहीद हो गए, फिर उनको कैसे हम लोग छोड़ेंगे। हम लोग समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, पहले भी हम लोग अपील कर रहे हैं, आप लोग मुखबिरी काम नहीं करना, सरकार ये मुखबिरी काम के लिए आप लोग को मजबूर कर रही। हाँ, मुखबिरी का काम का बदला क्या करना है, सरकार उनको कुछ मतलब नौकरी देने के लिए और कुछ रोजगारी देने के लिए, वो काम करने से ये लालच में नहीं जाएगा। लेकिन ये काम नहीं दिख रहे, नहीं दिखा रही, मतलब मुखबिर काम करो, आपको इतना पैसा मिलेगा और मरना है तो मरो, वो भी आदिवासी है आप भी आदिवासी, मरो जैसे, ऐसा मतलब माहौल बना रहे, इसीलिए सरकार ऐसी कर रही। इसका कोई रास्ता नजर आता है आपको कि जो बीच में आदिवासी पिस रहे हैं कहा जाए, हाँ। दोनों तरफ से, इसका कोई रास्ता नजर आता है? आता है, मतलब पहले सरकार ने और पुलिस प्रशासन से हमारा अपील, मेरा जो अपील है, मुखबिरी काम को रोकने से इन सब मतलब आदिवासी का जो हत्या है वो बंद हो जाए। हाँ, आप उनका इंटेलिजेंस विभाग है और आपका हर किस्म का नौकरी कर्मचारी है, उनसे आप ढूंढो ना। तकनीक का जमाना है। हाँ, टेक्निक का आप वो अपना नहीं, ड्रोन उड़ा रहे हैं। हाँ वो करना है, लेकिन आदमी को आप वहाँ फंसा रही है ना। आदमी को फंसाने से कैसे, मतलब वो हिंसा हो जाएगा ना, मेरे विचार। आदिवासियों को एक घास के तिनके की बराबर भी नहीं माना जा रहा है, हर कोई उन्हें कुचल देना चाहता है, ऐसा लगता है आपको? हाँ, अभी देखिए वो आदिवासियों का अधिकार को छीन रहे हैं, अभी पैसा कानून है वो पूरा ध्वस्त कर रहे हैं। वो आदिवासियों ने बहुत सैकड़ों सालों से वो संघर्ष करके पैसा कानून को मतलब संविधान में दर्जा लाई है, अब वो उसको लागू नहीं कर रही। अभी छठवीं अनुसूची का भी वो भी लागू नहीं हो रही। आप इस बात को मानते हैं कि छठवीं अनुसूची को ईमानदारी से अगर लागू कर दिया जाए तो ये जो समस्या है ये कम से कम 50% ही खत्म हो जाएगी? हाँ, मतलब ये लागू करेगा तो आज आदिवासी का जिंदगी बराबर विकास हो जाएगा, मतलब उनका जंगल उन्हीं के हाथ में रहेगा, खदान उन्हीं के हाथ में रहेगा और जल उन्हीं के हाथ में रहेगा, जमीन उनके हाथ में रहेगा। तब उसी के साथ वो जीने के लिए, उत्पादन करने के लिए, वो विकास होने के लिए वो रास्ता है। अभी सरकार का जो विकास का जो
रास्ता अपना रहे हैं उससे नहीं होगा विकास। मतलब ये पैसा कानून, छठवीं अनुसूची, ये जरूर आप लागू करिए, उससे आदिवासी जरूर विकास हो जाएगा। अब वनाधिकार कानून है, वनाधिकार कानून भी आप लागू करो, जरूर आदिवासी विकास हो जाएगा। दादा थोड़ा पीछे चलते हैं। जब आप बस्तर में आए, कब आए आप बस्तर? मैं 90 में आई, 1990 में। तब कैसा था माहौल यहाँ पे? यहाँ लोग यहाँ कैसे थे? बहुत मतलब पिछड़ा था, खाने में भी बहुत समस्या था, और कपड़ा पहनने में भी कुछ समस्या था। बहुत मतलब क्या है, जीने का जो जिंदगी है देखने से मेरे को, मैं बाहर से आया हूँ, बाहर का जो परिस्थिति मेरे को मालूम है, वहाँ का यहाँ का परिस्थिति को तुलना करने से मैं अफसोस हो गई। अरे इतना अंतर क्या है, क्यों? भारत देश तो पूरा एक ही है, आदिवासी इलाका में इतना पिछड़ा क्यों है? फिर सरकार तो बोल रही हम सबको विकास कर रहे हैं करके, फिर बाहर में देखने से वो अच्छा विकास हो रहे हैं। ये आदिवासी इलाका में विकास नहीं है, शिक्षा में भी विकास नहीं है, स्वास्थ्य में भी विकास नहीं है, स्वच्छ पेयजल का व्यवस्था नहीं है, और घर का व्यवस्था ठीक से ढंग से नहीं है, खेती का फसल निकालने के लिए कोई व्यवस्था नहीं था, और उत्पादन करने के लिए खेती का औजार भी ठीक नहीं था। ये इसी के वजह से वो बहुत बेकार, मतलब गरीबी में वो जी रहा था। कपड़ा नहीं था, खाना ठीक ढंग से, सब्जी में तेल भी फ्राई करने का नहीं था, पानी डालना है, उबालना है, नमक डालना है, उबाल के खाने का, वो स्थिति था उस समय। और फिर इसमें क्या बदलाव देखे आप इतने सालों में? अभी मैं जो देखे हैं, हमारा जो संघर्ष के तहत मतलब जमीन मिला, और कुछ जंगल बचा, और आर्थिक संघर्ष किए। अब तेंदुपत्ता का उदाहरण हिसाब से, और बांस का रेट का बढ़ाना, हर साल में संघर्ष किए, कुछ आर्थिक हिसाब में बदलाव आए, और खाने पीने में भी कुछ बदलाव आए हैं, और चेतना में भी कुछ बदलाव आए हैं, और हम लोग लड़ते ही अपन विकास होना है करके ऐसी सोच भी बढ़ गई, लड़ने से ही हम विकास हो जाएंगे ऐसा, और उत्पादन के साथ विकास हो जाएगा, भीख मांगना नहीं। जंगल कितना कम हुआ बस्तर में अभी हाल के 10-20 सालों में? जंगल की बहुत कटाई हो गई, मुख्य रूप से खदान के हिसाब से। अभी आहलादी खदान है, और ये रावघाट खदान है, हजारों लाखों पेड़ काटे हैं। अभी रेल लाइन का हिसाब में रावघाट रेल लाइन बिछा रहे हैं, उसी के हिसाब में, मतलब आमदाई खदान के हिसाब में, ऐसा खदान के हिसाब से बहुत जंगल काटे। किसानों ने जो खेती बनाई वो बहुत कमी, मतलब सरकार ने जो खदान के नाम से, परियोजना के नाम से बांध, रेल लाइन, ऐसी परियोजना के हिसाब से वो पेड़ कटाई किए, उससे बहुत बर्बाद हो गए जंगल। और माओवादी इसे रोक क्यों नहीं पाए दादा? क्या सरकार जो है कॉरपोरेट को बचाने के लिए जिस बड़ी संख्या में पुलिस के जो कैंप खोले गए, तो ये जो कैंप जितने खोले गए,
आपको लगता है कि ये वाकई आदिवासियों के लिए खोले गए या ये उद्योगपतियों के लिए खोले गए? उद्योगपतियों के लिए ही खोले गए, आदिवासियों का विकास के लिए नहीं है। जो सरकार अभी जो बोल रही हम्म, क्या है, पुलिस प्रशासन गए, हम्म, रोड बनाए, बिजली पहुंचाई, सोसाइटी पहुंचाई और शिक्षा स्वास्थ्य पहुंचाई। अभी आप भी न्यूज़ बनाई। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि आदिवासियों को तो आज भी 35 किलोमीटर जाना पड़ता है। जो मुफ्त का चावल है वो 10 रुपए किलो पड़ जाता है उनको। और 35 किलोमीटर पैदल चलना। ओरछा में ही कितने ही गांवों के जो हैं राशन केंद्र एक जगह लाइन से बाजार जैसे लगे हुए हैं। तो राशन तो सरकार उनको वहाँ दे नहीं पा रही है। और सरकार कह रही है कि माओवादियों ने विकास को रोक रखा है, माओवादी विकास होने नहीं दे रहे हैं। तो क्या ये सच है कि आप लोगों ने रोक रखा है या सरकार खुद ही नहीं देना चाहती है? नहीं नहीं, वो सरकार ही खुद नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि अभी वो उदाहरण है, वो जो विकास तिवारी ने जो बनाए वीडियो बनाए हैं, अस्पताल का भी वीडियो बनाए हैं, स्कूल का भी वीडियो बनाए हैं, वहाँ तो माओवादी नहीं है। अब माओवादी का अगर जो कारण हो जाएगा तो अभी देखिए आदनार गए, वहाँ माओवादी है। लेकिन हम लोग वहाँ सरगुजा के जंगलों में, हाँ सरगुजा के जंगल पेड़ में, काट रखा है। हाँ वहाँ तो माओवादी है, लेकिन हम तो बंद नहीं किए। अभी हम गांव वालों से भी आप लोग पूछे हैं, हम तो स्वागत कर रहे हैं। अभी सोसाइटी यहाँ लाना है करके मांग कर रहे हैं, अस्पताल लाना है, शिक्षा मतलब स्कूल बिल्डिंग बनाना है करके हम लोग कुछ संघर्ष भी किए। पिछले कुछ सालों में आप लोगों ने छोटी सड़कों की भी अनुमति दी थी। हाँ जो आपके प्रभाव वाले इलाके, खासकर माड़ के इलाके में छोटी छोटी सड़कें पहुंचे गांव तक, जिससे बाइक ट्रैक्टर आसानी से पहुंचा जा सके। और अस्पतालों की भी मांग आप लोगों ने की थी। हाँ किए थे ना। अभी किसानों का जो उत्पादन हो रहे हैं उसी लायक आप रोड बना दें। अभी आप जो सरकार ने जो सोच रही हैं, मतलब 3 लाइन का जो गारपा रोड, से सीतराम तक जो रोड है, हाँ इसको नारायणपुर को मुंबई से जोड़ने के दावे हो रहे हैं। हाँ, लगता है आपको ये आदिवासियों की सड़क है करके? नहीं नहीं नहीं, वो आदिवासियों के लिए नहीं है। वहाँ करोड़ों रुपए का माल है, वो माल को निकालने के लिए वो सड़क है जी। आदिवासियों के लिए नहीं है। आदिवासियों के लिए होना है तो आदिवासी का उत्पादन ही नहीं है ना। हाँ सुरक्षा बल वहाँ तैनात करके ही कटवाए ना। हाँ रावघाट में भी इसी तरह की घटना हुई थी। वही अभी देखिए ना, वो रायगढ़ चारों तरफ कितना बीएसएफ कैंप है, वो कैंप का सहारा से ही वो पेड़ कटवा रही है, बड़े बड़े मशीन लाके। पहले क्या है, एक पेड़ को काटना है तो 10 लोगों को मजदूरी मिलता था। आज के डेट में वो 10 लोगों का जो रोटी जो मिलने का था, अभी मिशन के। हम लोग विकास का विरोध नहीं है, हम विकास चाहते हैं। क्या विकास है? शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य का व्यवस्था चाहिए, पानी का व्यवस्था चाहिए, बिजली का व्यवस्था चाहिए। ये मूलभूत समस्या है, इसको आज तक सरकार ने ध्यान नहीं दी। सरकार ने बोल रहे हो माओवादी घुसने नहीं दे रहे हैं, इसीलिए हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। वो गलत है। वो क्या है, मतलब बहाना बना के क्या भ्रष्टाचार, मतलब ठेकेदार और बाकी सरकारी नेताओं ने वो पैसा गफला करना, वो करना, ये करना। मतलब अभी अबुझमाड़ के नाम से बहुत सारे फंड्स आ रहे हैं, वो फंड्स कहाँ विकास में खर्च कर रहे हैं? 10% भी वहाँ खर्च नहीं कर रहे। और ये जो सरपंच सचिव है खासकर माड़ के इलाके में,
तो वाकई में आप लोगों ने उनको धमकी देके गांव से भगाया, या ये नारायणपुर में बस गए और माओवादियों का नाम ले दिया? वो झूठ है। हम्म, हम लोग किसी को धमकी नहीं दी। हम्म, हम लोग बोल रहे हैं आप भ्रष्टाचार नहीं करना, ग्राम सभा करो। और गांव में एक बिल्डिंग आए हैं, स्कूल का बिल्डिंग, 10 लाख मंजूर हुआ। वो 10 लाख आप गांव वालों के सामने दिखाओ। वो लेबर और एक मतलब सामूहिक एक कमेटी बनाओ, हम्म, बना के वो पैसा वो गांव वालों का हाथ में दे दो, और गांव वाले मजदूरी देगा। बिल्डिंग किस टाइप बनाना है वो बना के दिखाएगा। हम्म। लेकिन ये काम नहीं कर रही है। लेकिन ये लोग तो प्रधानमंत्री आवास का भी पैसा जो हितग्राही के खाते में सरकार सीधे तौर पे डालती है, उसको भी ये लोग खा जाते हैं, जबकि वो हितग्राही के हाथ में आता है, और वहां से भी ये लोग निकाल लेते हैं। हम लोग जनता को अभी चेतना बढ़ाना है। हम्म, जनता को चेतना बढ़ाना है, सवाल करने के लिए क्या सरकार से फंड्स आ रहे हैं, कितना आए हैं, वो ग्राम सभा में सवाल करने का लायक अपन चेतना बढ़ाना है, तब वो बदलाव आएगा। मतलब आज का पीढ़ी मतलब देख रही हैं बीजेपी क्या काम कर रही हैं, कितना करप्शन कर रही हैं, कांग्रेस आने से कितना करप्शन कर रही हैं, कौन नेता कितना करप्शन में फंस गए, ये सब। मतलब बीजेपी सत्ता में रहेगा तो वो करप्शन में जाएगा, और कांग्रेस सत्ता में रहेगा तो मतलब जनता को मालूम हो गए एक करप्शन करने का सत्ता है। और सजा मतलब को अच्छी लकमा को सजा, अब बीजेपी वाला है तो उनको सजा दिए, कुछ दिन रखे हैं और हल्ला मचाए, बाद में हाँ हाय हाय ऐसे हो जाएगा। फिर कांग्रेस भी सत्ता में आएगा तो बीजेपी वालों को भी ऐसा करेगा। राजनीति लेकिन पैसा जी। तो जनता का है, जनता का हाथ में तो पैसा नहीं आएगा। और तो खा गए, हो गए, जेल में बैठे हैं, हल्ला मच गई, छोड़ो, खाए पिए छोए, हो गए, छोड़ो, तुम खाए हम खाए, हो गए, ऐसा टाइप। मतलब हम पीपल में मतलब जनता में अच्छा सवाल करने का जो क्यों खाए करके वो चेतना आएगा, तब ये मंत्री सब कुछ मतलब सोचेगा बदली करने के लिए भी वो लोग सोचना पड़ेगा। जनता से हम लोग दूर हो रही। आप कितने सालों से भूमिगत हैं? मतलब 20-25 साल हो गए, 30 साल हो गए? नहीं, मैं अभी 36 साल। 36 साल। तो इन 36 सालों में आपको ऐसा लगा कि कुछ लोग माओवादी पार्टी और उसके हितैषी बन के उसी पार्टी के नाम से फ़ायदा उठाते हैं, लाभ कमाते हैं और उसी पार्टी को बदनाम करते हैं? ऐसे भी लोग आपने देखे होंगे। देखिए ना, कुछ पार्टी का नाम से अभी कुछ मतलब बाहर के लोग माओवादी पार्टी का नाम लेके धमकाना चमकाना, इतना फंड्स देना है, उतना फंड्स देना है करके, ऐसा भी बहुत कुछ घटना देख चुके हैं ना। और ठेकेदारों से और कुछ कर्मचारियों से ऐसे भी फंड्स जमा किए हैं। वो तो हम लोग ऐसे मतलब पार्टी के लिए चाहिए तो खुद हम लोग मांगते हैं, धमकाने के लिए हमारा विचार नहीं है, इतना देना है ऐसा करके हम लोग मांगते हैं। लेकिन हमारा नाम से बाहर के लोग बहुत ऐसे कमाई नाम से पैसा जमा करके खाएं, ऐसा। ये हुआ बहुत बार ऐसा। ठीक है। और फिर वही बात है कि आप अस्थायी रूप से हथियार त्याग रहे हैं आप लोग, तो सरकार से अभी कोई बातचीत आप लोगों की चल रही है?
या इसके बारे में सरकार को पता है? अभी कोई बातचीत शुरू हुई सरकार से? नहीं, अभी हम लोग अभी उसी प्रक्रिया में है। अभी वो जनता के सामने आने के बाद, हथियार छोड़ने के बाद सरकार क्या हमसे बैठ के चर्चा करेगा क्या है, वो तो थोड़ा बहुत हम लोग कुछ आ, हमारा जो मांग है आ, कुछ सरकार के सामने रखने के लिए हम लोग सोचे हैं। वो बैठने से ही हम लोग मानेगा या नहीं मानेगा, और हम बाद में अपन देखना है। अब कुछ चर्चा तो चल रही, मतलब हम लोग अभी क्या अभी इस पे कोई बात बनी क्या आपके भीतर, जो है पार्टी के भीतर, कि जो लोग जाएंगे हथियार लेके इस जंगल से बाहर सरकार के पास और सरकार को अपना हथियार सौंप देंगे, तो कौन सी वो मांगे हैं आपकी? उस पे कोई बात बनी है आप लोगों के बीच आपस में? हाँ, बने, मतलब हम लोग बाद में और कुछ और भी थोड़ा बहुत आदान प्रदान करने का है, अलग अलग है हम लोग। तो अभी अभी शुरुआती आप क्या बता सकते हैं? कुछ मांगों के बारे में बता सकते हैं अभी? कौन कौन सी मांगे हैं करके, 2 4 10 जो मांगे होंगी आप लोगों की? हम लोग एक तो मांग रखने का सोच है। पहले मूलवासी बचाओ मंच के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए वो हटाना है, एक है। और दूसरा पैसा कानून, आदिवासी का जो मूल अधिकारी है उसको जरूर लागू करना है। और वन अधिकार कानून है, वो तो जरूर लागू करना है, क्योंकि जंगल रहेगा तो आदिवासी रहेगा और हर इंसान भी रहेगा, और जंगल से ही अपन हमारा हवा और पानी इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए वन अधिकार कानून को जरूर लागू करना है। और दूसरा क्या है, अभी आदिवासी इलाका में जो जितना मतलब खदान शुरू किए, वो खदान से शुरू करने के बाद प्रदूषण बहुत बढ़ गई। लाल पानी, और वो पानी गिरने से वो पानी के साथ साथ लाल मिट्टी खेतों में जाना, और वो लाल पानी पी के आदिवासी लोग बीमार पड़ना, ये सब पूरा हो रही। मतलब खदान को खोदना, कैसे खोदना, मतलब ग्राम सभा में फैसला करके, और कितने खोदना है, कहाँ खोदना है, प्रदर्शन कैसे है, ये संतुलन बना के ही वो खोदना है, वो ग्राम सभा तय करना है। अभी सरकार क्या है, सरकार बहुत मतलब बड़े बड़े मशीन ला के एक एक दिन बहुत सारे खोद रही, उससे जनता को बहुत मतलब मुश्किल उठाना पड़ रही। इसीलिए वो खदान को मतलब पैसा कानून के दायरे से ला के वो अभी विस्थापन खदान के, और बांध, अभी बोधघाट बांध है, उससे भी बहुत सारे गांव डूब जाएगा, फिर वो भी विस्थापन हो जाएगा। अभी रेल लाइन बिछा रही हैं, और रेल लाइन भी बिछाने से बहुत सारे किसानों का ज़मीन जाएगा, गांव भी जाएगा, घर भी जा रही। अभी रोड का नाम से कुछ घर जा रही, खेती जा रही, और रेल लाइन का नाम से ही कुछ घर भी जा रही और खेती भी जा रही, और लोग कहाँ विस्थापित हो रहे, वो बंद करने,
विस्थापित नहीं करना आदिवासियों का। अभी देखिए अबुझमाड़ में जो सैनिक कैंप बना जाए। हाँ, प्रशिक्षण केंद्र सेना के लिए जो दे, हम्म, उससे क्या है, जनता वो बोले बोले आदिवासी, वहाँ खेती विकास नहीं हुआ। हम्म, वहाँ आप 13 पंचायती का जमीन को पूरा कब्जे कर रही, वो 13 पंचायती का माड़िया लोग कहाँ जाने। तो ये अभी शुरू हो गया क्या हटाना उनको? हाँ, अभी चल रहे हैं चर्चा। नहीं, क्योंकि सरकार कह रही थी कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट हम नहीं लाएंगे। अभी गांव में किसान लोग चर्चा कर रहे हैं, हमको यहाँ से हटाना है करके। कलेक्टर और सरपंच से कुछ बात सुनाई दे रहे हैं करके ऐसी चर्चा कर रहे और हैं। ये सब कहाँ हो रहा है? ये क्या इंद्रावती टाइगर रिजर्व के इलाके में हो रहा है? नहीं, ये गारपा गारपा के इलाके सोनपुर, में। कोकमेटा, तो ये कुतुल। एक बात तो मैंने ये सुनी कि इस इलाके में अभ्रक का भंडार है और उसे खोदने के लिए इस तरीके की बातें फैलाई गई कि सेना को चाहिए, क्योंकि सेना को तो सपाट जमीन चाहिए होती है। आपने राजस्थान में, आपका उदाहरण दूं मैं राजस्थान का, तो सेना का जो रेंज है, जो फील्ड है, वो तो समतल होता है और बहुत दूर तक होता है, 40 किलोमीटर दाएं बाएं ऐसा। तो यहाँ तो ऐसा कोई जगह है नहीं कि 40 किलोमीटर का पहाड़। यहाँ तो हर 1-1, 2-2 किलोमीटर में पहाड़ है, उबड़ खाबड़ रास्ते। तो ये तो सेना के किसी काम का नहीं है। तो अगर गांव खाली भी करा देते हैं तो सेना यहाँ आएगी, इसकी तो गुंजाइश नहीं के बराबर है। लेकिन सेना के लिए हिल्स चाहिए ना, हिल्स हिल तो जम्मू कश्मीर में है, लेकिन वहाँ उत्तराखंड में है। जमीन नहीं। नहीं, जमीन तो वहाँ भी है बकायदा पहले से। लेकिन यहाँ मुफ्त में मिलता है ना, वहाँ तो कुछ जनता नहीं दे। आपको कभी इस बात की आशंका नहीं हुई कि ऐसा शक नहीं हो रहा है कि सेना का नाम लेकर इन आदिवासियों को पहले हटाया जाए और इसके बाद वहाँ फिर कोई खदानें खोदी जाए, जिस तरीके से सड़कें बन रही हैं गारपा से सीतराम तक? हाँ, वही है, वही काम के लिए मतलब प्रशिक्षण का नाम ले रहे हैं, लेकिन वो प्रशिक्षण उतना वो नहीं कर पाएगा। लेकिन वहाँ सेना को बिठा के पहले आंदोलन को समाप्त करना है, बाद में वहाँ का खदान। अभी वो बड़े बड़े पूंजीपति लोग ले लिए हैं, ठेका ले लिए, उसको फिर चालू करना है, उनका दबाव है। इसी हिसाब से फिर वो काम चालू करने के लिए वो प्रयास चल रहे हैं। जनता क्या कह रही है? जनता तो बोल रहे हैं, अरे हम कहाँ जाएंगे, हमारा तो खेती, जंगल काटना और पेंदा खेती हम करने वाले हैं, और यहाँ से हम लोगों को हटाने से हम कैसे जिएंगे। हम तो हर दिन सल्फी पीने के लिए सल्फी झाड़ चाहिए, और नदी नाला में जाके मछली और केकड़ा ऐसा कुछ पकड़ के जीने वाले हैं। और ये पूरा हमारा ज़िंदगी बर्बाद। लेकिन इन लोगों को उठा के यहाँ से रायपुर में शिफ्ट कर दिया जाए या दिल्ली मुंबई में, तो क्या ये रह पाएंगे वहाँ पे? नहीं रह पाएगा, क्योंकि ये जंगल के ऊपर निर्भर होकर जीने वाले हैं। जंगल का जानवर का मांस खाने वाले हैं, मछली खाने वाले हैं, केकड़ा खाने वाले हैं, बांस खाने वाले हैं, पुट्टू खाने वाले हैं, बिना दवाई का सीज खाने वाले हैं डेली, और एक पैसा भी खर्चा नहीं करना है। मुफ्त में हर चीज जंगल से मिलने वाला चीज है। ऐसा जिंदगी वो लोग जी रहे। इसको आप शहर में ले जाके शहर में बिठाने से कैसे वो जिएगा? वो नहीं जी पाएगा ना। वैसे वो जो खाए हैं वो परंपरा से पहले से जमाना से जो जिंदगी जी है, वो जिंदगी अभी शहर में नहीं टिक पाएगा। शरीर ऐसे आदत हो गई। कौन आएगा इनके लिए लड़ने? फिर आप लोग
हथियार त्यागने के बाद आएंगे इनके लिए लड़ने शांतिपूर्ण तरीके से? हाँ, हम लोग तो जनता का समस्या जहाँ रहेगा वहाँ हम लोग काम करके कानूनी के दायरे में हम जनता को सहयोग देंगे, जनता को मार्गदर्शन देंगे, जनता को मतलब जनता का ताकत के साथ हम लोग वो समस्या को हल करने के लिए ही हम लोग काम करते यानी हथियार भले ही छोड़ देंगे, लड़ाई जारी रहेगी। हैं। संघर्ष जनता के हाँ, साथ हाँ, हम वही लोग वही मिलके वही। ही हम काम जी करेंगे जी। जनता के साथ। बहुत धन्यवाद दादा। और कोई बात आप कहना चाहते हैं? और इसलिए हम लोग जो चाह रहे हैं कि हथियार त्याग के मतलब सशस्त्र संघर्ष को त्याग के हम लोग जनता के सामने आके जनता का मूलभूत समस्या जो है, अधिकार है, उनका जो समस्या है वो समस्या को लेके ही हम लोग जितना हम कर पाएंगे और हम लोग सरकार के सामने जो बात रखेंगे तो सरकार क्या देगा वो उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे जनता के हित के लिए। आपके जो लड़ाके आपके साथ नहीं आ रहे हैं, जो दीर्घकालीन युद्ध को जारी रखना चाहते हैं, इनके लिए कोई संदेश देना चाहते हैं आप? वो लोग उनका क्या है, अभी जो वर्तमान परिस्थिति है वो लोग अच्छा समझ नहीं। और जब 80 मतलब 70 का दशक में जो परिस्थिति है, अभी का जो परिस्थिति है बहुत अंतर। जनता का समस्या है, जनता का समस्या तो कभी नहीं हल नहीं हो। जनता सोच रही है मतलब हमारा समस्या को कैसे हल करना है। आज के डेट में हथियार चाहिए या मतलब कलम और मुंह से हम लोग मतलब जनवादी हिसाब से जो संविधान में जो कानून है वो कानून के हिसाब से काम करना है। वो अच्छा तरीके से समझ के वो काम करे। ऐसा अभी जो वर्तमान में जो सशस्त्र संघर्ष साथी लोग हैं वो मतलब सोचना पड़ेगा। अभी हम लोग ये सशस्त्र संघर्ष करना मतलब आज का परिस्थिति के लिए जोड़ेगा नहीं जोड़ेगा, हम तो सोच रहे हैं। अभी क्या हम लोग सोच के ही आ रहे हैं ना। मतलब अभी तो वर्तमान परिस्थिति में पर बहुत परिस्थिति बदलाव आए हैं, इसीलिए हम लोग जनता में जाके जनता के साथ काम करके जनता का हित के लिए काम करने से ही बदलाव आएगा। ये मेरा कहने का है। मतलब साथी लोग सोचेगा, सोचना है और अपना जो विचार है वो सोच के ही बदल करना है करके मेरा विचार है। और ये कब से बदलाव महसूस हो रहा था आप लोगों को कि अब जो है हथियारों की लड़ाई अब बंद करने का समय आ गया है करके? हम लोग क्या है मतलब देश में दुनिया में बहुत परिवर्तन आ रहे हैं। मतलब पहले ज़माना में जो सामंती है अभी का जो सामंती है बहुत फर्क आए। और पहले का जो पूंजीपति है अभी का जो पूंजीपति है वो फर्क आए हैं। अभी पूरा पूंजीपति ही सत्ता को चला रहे हैं। पहले तो सामंतवादी और पूंजीपति दोनों मिलके ही चला रहे थे। अभी पूंजीपति का
हाथ से ही सत्ता चल रही। अभी वो जो सामंतवादी का जो ताकत है वो कमज़ोर हो गई। मतलब कमज़ोरी माने सत्ता में रहकर सत्ता को जैसे वो चलाना चाहते थे वैसा वो नहीं चला पा रहे। अभी पूंजीपति अदानी अंबानी उनका जो अभी किनको बिटाना है करके वो सोचेगा उनको बिठाएगा। तो ये मुट्ठी भर जो उद्योगपति हैं, ये आप लोगों को संघर्ष करने देंगे? ये लोग इनकी इनकी ताकत क्या कि टिक पाएंगे आप लोग? हम लोग जी। नहीं, हम लोग तो क्या है, जनता का ताकत पहले है। जनता का ताकत से ही समाज बदलेगा, विकास होगा। जनता की ताकत से ही हर चीज बदलेगी। जनता विचार करने से अभी देखिए वो नेपाल में जनता जो चाहे तो बदलाव के लिए हो गई। मूलवासियों का सपोर्ट मिलेगा तो वो टिकेगा, और मूलवासी का सपोर्ट नहीं टिकेगा तो कितना टेक्निक भी रहने से भी नहीं टिक पाएगा ना। अब हम लोग देख रहे हैं ना मूलवासी का जो। तो क्या माने कि जो बस्तर में है या भारत के भीतर जो माओवादी संगठन है उसको स्थानीय लोगों का अब समर्थन नहीं है? है स्थानीय के लोगों का, वो आदिवासियों का समर्थन रहे। इसीलिए हम लोग 80 से लेकर आज तक लड़े। समर्थन नहीं रहेगा तो इतने दिन तक संघर्ष कैसे रहेगा? अभी भी आदिवासियों का समर्थन है बस्तर में आप लोगों को? है, लेकिन हम लोग कुछ गलती किए। मतलब डाउ पेंच में और उनका जो मतलब उनको जो चाहिए, उनका जो मांग है, बदलाव है, उसको आप लोग नहीं वो नहीं समझ पाए जी। और नहीं समझ पाए। इसीलिए हम लोग जनता से फिर थोड़ा दूर हो गए। लेकिन जो पार्टी झारखंड में, गढ़चिरौली में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ये छत्तीसगढ़, तो ये सरकार जो दावा करती है कि पार्टी सिमट रही है, लगातार इनका आधार क्षेत्र जो है कम होता जा रहा है और इनका सफाया होता जा रहा है, आपको लगता है कि अब माओवादी मुट्ठी भर ही बचे हैं? माओवादी नेता और उनके जो कैडर हैं, जो लड़ाके हैं, सरकार जैसा दावा कर रही है कि बहुत कम संख्या में बचे हैं करके, सिमट गए और इनको बंदूक के बल पे खत्म कर दिया जाएगा। कुछ हद तक कर सकते हैं लेकिन पूरा तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं तो एक विचारधारा है और विचारधारा के साथ कुछ साथी लोग हथियार पकड़ के काम कर रहे। कुछ साथी लोगों को हथियार पकड़ के जो काम करने वालों को कुछ तक आधा अब हत्या कर रहे हैं। कुछ साथी लोगों को क्या है, सिलेंडर करवा रहे। इस हिसाब से, दोनों हिसाब से कुछ साथी लोग तो अपना पार्टी के लिए तो बहुत कमजोरी तो हो गई, फिर भी काम कर रही हैं। ये तो आज का नहीं है, बहुत सालों से हम लोग जेल चुके हैं। अब 90 में भी एक दमन आई, 80 में भी एक दमन आई, और 2009 में ग्रीन एंड अभियान चालू करके वो ऑपरेशन का गाड़ी, ये सब पूरा जो दमन चक्र चल रही है। जो आज की परिस्थिति है, खलबली मची हुई है माओवादी पार्टी के भीतर, और सलवा जुलूम के समय भी ये महसूस हुआ था। हाँ, कुछ मतलब कुछ समय तक था,
बाद में अपन पूरा दाव पेज बना के फिर उसको कैसे प्रतिरोध करना है और जनता को अपना पक्ष में कैसे लाना है, कुछ दाव पेज बना के हम लोग फिर वो मतलब उस माहौल से अपन बाहर आए हैं। पहले तो सलवा जुलूम के समय में शुरुआत में हम लोग कुछ महसूस किए हैं, मतलब बहुत नुकसान हो रहे हैं, क्या करेंगे ऐसा करके, क्या डर नेतृत्व सब कुछ थोड़ा बहुत ऐसे हो गए। मतलब 6 महीना और 1 साल के अंदर फिर उसको कैसे निपटना है, कैसे प्रतिरोध करना है, कैसे जनता को समझाना है, ये सब पूरा कुछ नियम कानून बना के फिर कंट्रोल में लाए हैं। क्या डर को भी विश्वास है, हाँ हम ऐसा बदलाव ला सकते। तो सलवा जुलूम से सरकार को फायदा हुआ या नुकसान हुआ, और माओवादियों को इसका फायदा हुआ सलवा जुलूम का, या सलवा जुलूम से माओवादियों को नुकसान हुआ? ये कैसे देखते हैं आप दोनों को? सलवा जुलूम से सरकार को एक हिसाब से वो देखने से नुकसान किए, क्योंकि आदिवासियों को, बहुत सारे आदिवासियों को बेकसूर आदिवासियों को मारे, इस हिसाब से सरकार बदनाम हो गई। और कोर्ट भी मतलब फैसला दी, कुछ युवा साथी लोगों को मतलब बिना पढ़े साथी लोग बिना पढ़े युवाओं को हथियार दे दिए, अंधाधुंध गोली मारे। और कुछ सलवा जुलूम में जो नेतृत्व किए वो हमारे लोग, कुछ लोग हैं सियान पक्ष के, कुछ लोग हैं वो गांव में हमला करके कुछ लोगों को, महिलाओं को हत्या किए और बच्चों को मारे, गाय बैला को मारे, खाए पिए बहुत ये किए, घर को जलाए। इस हिसाब से एक तरफ आतंक मचाए। तो सलवा जुलूम का जो आतंक था, इससे जो आपकी पार्टी है माओवादी पार्टी, इसमें भर्तियां बढ़ी होंगी फिर उसके बाद? हाँ, उसके बाद पार्टी में भर्ती बहुत युवा पीढ़ी आए हैं, भर्ती किए हैं। और भर्ती करने के बाद उनको जो शिक्षा देने का था वो शिक्षा सही समय पर अपन नहीं दे पाए, ये चूक हुई आप लोगों चूक से? हुई। और उनके विचार में गलत रुझान आए, क्या पार्टी का नियम को सही पालन करने में और कुछ काम करने के लिए जिम्मेदारी के साथ निभाने के हिसाब से कुछ ऐसे समस्या भी आए हैं। और कुछ समय तक ही वो लोग काम किए, फिर बाद में धीरे धीरे 2013 तक फिर वापसी जाना शुरू किए। 13 से वापसी हुआ है? हाँ, 13, 14, 15 तक वापसी जाना। 6 से लेकर 10 तक अच्छा रिक्रूटमेंट हुआ, फिर 10 से फिर 11, 12 में ये गलत रुझान के कारण, अच्छा शिक्षा नहीं देने के कारण कुछ साथी लोग चले गए। 13 से बहुत सरकार जो समर्पण नीति लेकर आई, उसका भी, उस वजह से भी लोग गए हैं जंगल को छोड़ के? सरेंडर पॉलिसी जो लागू की, जिसमें घर देने का वादा था, नौकरी का वादा है, ऐसी जो लुभावने वादे सरकार ने किए हैं, इस वजह से भी सरेंडर बढ़ा? नहीं, मतलब हमारा जो नियम है वो उसी को पालन नहीं करना कुछ समस्या है। इस हिसाब से भी कुछ लोग गए हैं। अपना पार्टी में जो अनुशासन रहते हैं वो अनुशासन को पालन करना है। लेकिन और ये सरकार का भी कुछ सलेंडरी पॉलिसी में जो है वो उसी का भी थोड़ा बहुत असर है।
लेकिन अभी जो एक बड़ी आबादी ये बात कह रही है कि माओवादियों का ये दोगलापन है कि माओवादी अपने बड़े नेताओं को, तथाकथित बड़े नेताओं को तेलंगाना आंध्रा में सरेंडर करवा देते हैं, लेकिन वहीं पर जब कोई बस्तर का स्थानीय गरीब आदमी किसी थाने में जाके पुलिस के पास सरेंडर करता है तो बाद में उस आदिवासी की भरे बाजार कुल्हाड़ी से काट के गोली मार के हत्या कर दी जाती है। जबकि माओवादी अपने बड़े नेताओं को कुछ नहीं करते। बड़े नेता बाकायदा माओवादियों को ये सूचना देते हैं कि भाई हम सरेंडर करने वाले हैं, और यहाँ से वो तेलंगाना आंध्रा जाते हैं और हैदराबाद जैसी जगहों में जाके सरेंडर करते हैं। आपके जमपन्ना हो, सुजाता हो या और दूसरे माओवादी। हम ऐसा नहीं है, मतलब जहाँ भी अपना इच्छा, मतलब ये छत्तीसगढ़ में अपन सरेंडर करना है तो वहीं करते हैं, तेलंगाना में करना है तो तेलंगाना, मतलब उनका इच्छा अनुसार से जाते हैं। और तेलंगाना में कुछ साथी लोग विचार कर रहे हैं कुछ, क्योंकि वहाँ का कुछ मतलब पॉलिसी सरेंडर होने से क्या क्या केस है और कुछ है, और उसमें थोड़ा सा लचीलापन उधर है। छत्तीसगढ़ में भी तो है ना। यहाँ तो ऐसा है, लेकिन क्या है, सरेंडर होने से फिर अभी पुलिस में फिर काम करना है। अच्छा, फिर वापस जंगल हथियार पकड़ा के भेज रहे हैं, इस वजह से आंध्रा जा रहे हैं। हाँ, अभी देखिए यहाँ का सरेंडर पॉलिसी में वो एक नियम है ना, क्या है, सरेंडर होने से पुनर्वास नीति में फिर आप बंदूक पकड़ के माओवादी के ऊपर जाना है। अभी हम लोग जो हथियार छोड़ रहे हैं, अभी हथियार मतलब सशस्त्र संघर्ष के त्याग रहे हैं, ये पॉलिसी में वो एक नियम है, ये इसी को हम लोग नहीं मानते। हम लोग फिर हथियार नहीं उठे, पुलिस में भर्ती नहीं होगी। अभी अपना जो साथी लोग आ रहे हैं वो साथी लोग हथियार नहीं पकड़े, ये तो सरकार के सामने हम रखेंगे। सरेंडर पॉलिसी में ये नियम को बदलाव चाहते। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद दादा आपका।